नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो हल्द्वानी से है, जहां पर बाल संरक्षण गृह में रहने वाली लड़की से रेप का आरोप लगा है। बाल संरक्षण गृह के 2 महिला कर्मचारियों पर लड़की का रेप करवाने का आरोप लगा है। बाल संरक्षण गृह के दोनों महिला कर्मचारियों पर नाबालिग लड़की को बाहर ले जाने का आरोप है। वहीं बाल कल्याण समिति के सदस्य की शिकायत पर दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं। बाल संरक्षण गृह में रहने वाली लड़की से रेप का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बाल संरक्षण गृह के 2 महिला कर्मचारियों पर ही लड़की का रेप करवाने का आरोप लगा है। बाल संरक्षण गृह के दोनों महिला कर्मचारियों पर नाबालिग लड़की को संरक्षण गृह से बाहर ले जाकर उसके साथ अनैतिक काम करवाने का आरोप लगा है। वहीं बाल कल्याण समिति के सदस्य की शिकायत पर दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सरकार के बाल संरक्षण गृह में रह रही एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बकायदा बलात्कार किया गया है। और बलात्कार का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले ये सामने राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र हल्द्वानी में एक बड़े अधिकारी, जिनका नाम नहीं बताया जा रहा है, वो यहाँ का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने बकायदा यहाँ रह रही महिलाओं और बच्चियों से बात की। तो इसके बाद ये खुलासा हुआ कि इस जो महिला गृह है, ये बाल सुधार गृह है, यहाँ पर 15 साल की जो बच्ची रह रही है उसके साथ छेड़खानी की गई। यही नहीं, उसको यहाँ से ले जा करके बकायदा उसके साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम दिया गया। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुआ और इसमें शामिल थी इसी बाल सुधार गृह की 2 महिलाएं, यानी जो महिला कर्मचारी थी, उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। अब पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पूरे मामले ने बेहद बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैसे सरकार के संरक्षण में चल रहे इस दफ्तर के भीतर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा, किस तरीके से इन बच्चियों को, इस बच्ची को यहां से 2 महिलाएं बाहर ले जाती रही। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन घटना के कारणों की गहनता से पड़ताल हो रही है। भारत सरकार की ओर से भेजी गई उच्च स्तरीय 8 सदस्यों की संयुक्त जांच टीम ने 4 दिनों तक सिलक्यारा में डेरा डाले रखा। सूत्रों के मुताबिक इस टीम ने सुरंग में सुरक्षा सपोर्टिंग सिस्टम को समझा है और कंक्रीट की थिकनेस को भी जांचा है। इसके अलावा सिलक्यारा परियोजना प्रबंधक, निर्माण कंपनी के परियोजना प्रबंधक समेत दूसरे अधिकारियों से पूछताछ भी की है। शुक्रवार की शाम को टीम सिलक्यारा से वापस दिल्ली लौट गई। वहीं जो 41 लोग सुरंग के अंदर फंसे थे, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीम 4 दिनों तक यहाँ पर डटी रही। इस दौरान जाँच पड़ताल की गई है और बताया जा रहा है कि टीम ने यहां से तमाम ऐसे साक्ष्य भी जुटाए हैं जिसका आगे जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? 4 दिनों तक टीम ने यहां पर क्या निरीक्षण किया? जो ये टीम थी, भारत सरकार द्वारा 8 सदस्यीय टीम थी जो संयुक्त रूप से बनाई गई थी और पिछले 4 दिन जो सिलक्यारा में डेरा डाल के रही और क्या क्या कारण थे, किस तरह से ये टनल का कार्य आगे होना है, सभी पहलू पे बात करते हुए जांच की गई है कि किस तरह से ये जो घटना घटी, क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, आगे इस टनल का क्या भविष्य है, इसको लेके पूरी गहनता से जांच की गई है। इसके अलावा जो मजदूर है, 41 मजदूर, उनसे भी राय ली जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि जब ये टीम दिल्ली पहुंचेगी तो वहां 41 मजदूरों को बुलाया जाएगा और उनसे वार्ता की जाएगी उससे पहले किस तरह के हालात थे जब वो अंदर घुसे थे और किस तरह से जो ये सिग्नल दे रही थी, जो ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले से ही जो जहां पे टूट रही हो सिग्नल दे रहा था। तो मजदूरों के बयान लिए जाएंगे और ये जांच लगभग चलती रहेगी और गहनता से जांच की जाएगी। जो निकल के आएगी, 4 दिन तक जो टीम थी, 8 सदस्यीय टीम, उन्होंने हर पहलू पे जांच की है और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बलवीर और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। मामले में विजिलेंस ने तत्कालीन एसडीएम समेत 28 अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। एफआईआर में तत्कालीन कानूनगो लेखपाल के नाम भी शामिल हैं। 21 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया। ज्वालापुर में 2011 में भूमाफिया के साथ मिलकर कई रजिस्ट्रियां भी की गई थी और इसी मामले में अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, हरिद्वार जिले में सरकारी अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसमें देहरादून में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस एफआईआर में तत्कालीन एसडीएम और समेत जो है 2 पीसीएस अधिकारी और कुल 28 लोगों पर ये जो है केस दर्ज किया गया है। मामला लगभग 2011-2012 का है, जब ज्वालापुर क्षेत्र में जो एक शत्रु संपत्ति थी, उस शत्रु संपत्ति को कब्जाने की नियत से जो है ये केस दर्ज यहाँ पर जो है जो माफियाओं के साथ मिलकर अधिकारियों ने जो गठजोड़ किया और उसके बाद जो है इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास जो है किया गया और उसके बाद जो है उसमें शिकायत के बाद ही केस दर्ज इसमें किया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में 11 दर्जा मंत्रियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि दायित्वों को लेकर 1 या 2 लिस्ट और आ सकती है। करीब 30 नामों की लिस्ट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में दर्जा मंत्रियों की नई लिस्ट सामने आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुल 50 के करीब नामों को दर्जा मंत्री का पद देने की प्लानिंग थी, जिसमें से पहली 2 लिस्ट में 21 लोगों को दायित्व दिए जा चुके हैं। लिहाजा अब 30 के करीब और लोगों को भी दर्जा मंत्री का पद मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी इन नामों को फाइनल करके लिस्ट जारी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने अपने सीनियर लीडर्स को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर भी लग गई है। न्यूज़ 18 के बताए गए 9 लोगों को दर्जा मंत्री का पद दिया गया है और सरकार ने सभी वर्गों को साध कर समीकरण साधने की कोशिश की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने उन तमाम नेताओं के एडजस्टमेंट शुरू कर दिए हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, चाहे उनका कनेक्शन संघ के जरिए रहा या फिर महिला वर्ग से। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भले ही ये दूसरी लिस्ट हो, लेकिन अब तक बीजेपी ने महिलाओं में महिला आयोग, बाल आयोग, तो ब्रह्मांड में बद्री केदार मंदिर समिति के साथ मुस्लिम वर्ग में वक्फ बोर्ड समेत नेताओं को एडजस्ट किया है। दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट में एकमात्र महिला विनोद उनियाल को जगह मिली है, जो संघ और पार्टी में लंबे समय से जुड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी में ही है कि जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक सम्मान के तौर पे और माननीय धामी जी ने विश्वास जताया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि माननीय धामी जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जो उन्होंने विश्वास जताया है उस पे मैं खरी हूँ। सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो विभिन्न वर्गों के हैं, सभी वर्ग हैं, सबको साथ लेकर के सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये किया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की भी कोशिश है कि सभी वर्ग को साथ लाया जाए। पार्टी का मानना है कि अभी जो लोग रह गए हैं उनकी लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है। हमारी सरकार के द्वारा जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उनको सरकार में जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे वो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और आम जनता को उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले जाति, क्षेत्र, संघ समेत कई समीकरणों को धामी सरकार ने साधने की कोशिश की है, ताकि चुनाव से पहले सब कुछ ठीक रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बड़ी खबर चमोली से है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में पैदल रास्ते और सड़क पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं। सुबह शाम की तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले कुछ दिनों के बाद पहाड़ों में और बर्फबारी की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह आशंका जताई है। ऐसे में साफ है कि पहाड़ में ठंड का अटैक और बढ़ने वाला है। स्कीइंग के लिए मशहूर औली में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। बर्फबारी के बाद देश के कोने कोने से यहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। बर्फबारी से औली के नज़ारे भी खूबसूरत हो गए हैं और चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। हालांकि स्कीइंग वाली स्लोप पर अभी बर्फ की मोटी परत नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक 400 से ज़्यादा सैलानी यहां पर पहुँच चुके हैं। जोशीमठ से औली के बीच रोपवे पिछले साल से ही बंद है, लेकिन सैलानी चेयर कार का लुत्फ लेने से नहीं चूक रहे हैं और बर्फीले ढलानों के बीच हवा में सवारी कर रहे हैं। फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था, जिसमें लगभग 8 इंच से लेकर 1 फीट के करीब बर्फ पड़ी थी,
जिसमें लगातार हमारे पास टूरिस्ट का इजाफा हो रहा है और टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। नैनीताल शहर को जाम मुक्त करने के लिए चौराहों पर जल्द ही चौड़ा किया जाएगा रास्तों को, और शहर के 7 चौराहों के लिए 5 करोड़ की योजना पर काम होना है, जिसमें शहर के चौराहों पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साइन बोर्ड के साथ दूसरे काम भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यटन सीजन में नैनीताल की सड़कों पर जाम लगता है। सही जानकारी नहीं होने के कारण पर्यटकों के लिए भटकाव की स्थिति भी बनी रहती है। बिहार के सुबोध गैंग द्वारा देहरादून में बीते महीने ज्वेलर शोरूम में 14 किलो सोने की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ रिकवरी के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिहार का सुबोध गैंग का सरगना जेल से ही डकैती, लूट जैसी घटनाओं की पटकथा लिखता है और वहीं से ही अपने गुर्गों को आदेश भी जारी करता है, जिसके बाद उसके गुर्गे डकैती और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। गैंग ने देश में अभी तक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में 300 किलो सोने से ज्यादा की डकैती की है, जिसमें गैंग से जुड़े अपराधी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन आज तक सभी राज्यों को रिकवरी के नाम पर बरामदगी लगभग शून्य ही देखने को मिली थी। बताया जा रहा है कि गैंग ने सबसे बड़ी डकैती पश्चिम बंगाल के आसनसोली में करीब 57 किलो सोने की थी, लेकिन इस पूरी डकैती में सिर्फ 20 ग्राम सोना ही रिकवर हो पाया है। अगर आपकी जानकारी बता रहा हूँ कि 6 से 8 स्टेट्स में घटनाएं हुई हैं और जो रिकवरी परसेंटेज वो काफी लो है, अरेस्टिंग का परसेंटेज भी काफी लो है, लेकिन जिस तरह से देहरादून पुलिस और यहाँ पर एसटीएफ ने मिलकर 1 माह के अंदर, 1.25 माह के अंदर 9 लोग को अरेस्ट किया, इसमें 3 इसमें मेन जो आने वाले थे वो अरेस्ट हो गए। 9 नवंबर को हुई डकैती मामले में पुलिस ने 2 इनामी सहित 8 अन्य आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें 3 वो बदमाश हैं जो देहरादून शोरूम में डकैती के दौरान मौजूद थे, जिसमें एक अपराधी प्रिंस को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि वो रिकवरी पर भी काम करेगी। लूट के सोने की रिकवरी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गैंग में लूट की घटना और सामान को ठिकाने लगाने तक के लिए अलग अलग लोग होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान होते हैं। नेचुरल सी बात है, मैंने बताया इस गैंग के मोडस ऑपरेंडी जो करने वाले हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो ज्वेलरी लेकर अपने घर या कहीं का बंटवारा नहीं होता, वो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड में पास ऑन हो जाती है। तो जो चीजें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत अर्ली है, मैं सबको अभी मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब हम सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम रिकवरी के प्रयास के आगे इसमें रखेंगे। गैंग के 10 अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी अपराधी एक दूसरे को नहीं जानता, क्योंकि लूट में अलग अलग काम दूसरे अपराधियों को दिए गए। अब लूट का सोना किसे दिया गया, किसने और कहां ठिकाने लगाया, इसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता। अब दून पुलिस कैसे लूट के सोने को बरामद करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश की ग्राम सभा खैरी खुर्द में विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप लगा है। जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ समेत ग्राम सभा की महिलाओं ने प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की है। जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ का यह कहना है कि जो सड़क उन्होंने जिला पंचायत निधि से बनवाई है, उस पर विधायक निधि का बोर्ड लगाकर पैसे को ठिकाने लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने रायवाला थाने में की है और क्षेत्रीय विधायक मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से भी इसकी जांच की मांग की है। इस विषय की जांच करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पैसों का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा हो। कई लोग जिनको आप जनहित के लिए कार्य दे रहे हैं या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उन तक वो पहुंच, लाभार्थियों के पास आपकी जो भी आप करना चाहते हैं वो पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। सरकार का फोकस 13 जिलों पर नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थापित करने की है और इन डेस्टिनेशन में काम शुरू हो गया है, लेकिन आधा अधूरा काम कारोबारियों की चिंता को बढ़ा रहा है। नैनीताल का मुक्तेश्वर 13 डेस्टिनेशन में जरूर है, लेकिन अब भी यहाँ काम नहीं हो सके हैं। पुराने थाने और शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज भी शुरू नहीं हो सके।
पहले चरण में न पार्किंग बनी, न ही पानी की उपलब्धता हुई। हालात तो ये है कि पर्यटकों को यहाँ एटीएम तक की सुविधा नहीं है, जिससे कारोबारी से लेकर पर्यटक तक परेशान है। पाइपों में पानी नहीं है और जैसे कहीं पर खोद के किसी घर के आगे से डाला है तो उसको बंद नहीं किया है, तो गांव वाले को दिक्कत आ रही है। तो जब तक पानी का फ्लो चालू नहीं होगा, खाली नलों से क्या करेंगे लोग? तो धीरे धीरे करके ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। नैनीताल में रोक-टोक के बाद मुक्तेश्वर की तरफ पर्यटकों ने रुख किया है और यहाँ सनसेट से लेकर हिमालय की दीदार करना पर्यटकों को खासा पसंद है। पहले चरण में थोड़े काम ही हुए, जिससे कारोबारी नुकसान झेल रही हैं। वहीं जिला प्रशासन पहले चरण के कामों का हिसाब लेकर दूसरे चरण के काम शुरू करने की बात कर रहा है। तो विभागों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो निर्माणाधीन काम चल रहे हैं उनमें जिनमें द्वितीय चरण की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, प्रथम चरण की यूसी इत्यादि की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करा लें, ताकि समय से धनराशि अवमुक्त कराई जा सके और जो काम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में चल रहे हैं या सुविधाओं के विकास के जो काम चल रहे हैं वो समय से पूर्ण कराए जा सके। बहरहाल 13 जिले 13 डेस्टिनेशन सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन धीमे काम से पर्यटन प्रभावित हो रहा है। नैनीताल का मुक्तेश्वर नया हब टूरिस्ट के लिए बन तो रहा है, लेकिन सुविधाएं और बेहतर हों तो ये वादियां देश भर के लोगों को लुभा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बोर्ड स्टूडेंट को किताब नहीं मिल पाने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षा निदेशक से लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और स्कूल से बोर्ड स्टूडेंट को किताब नहीं बांट पाने पर जवाब मांगा है। शिक्षा निदेशक का कहना है कि 100% किताब बांटी गई हैं, तो वहीं स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि 9वीं और 10वीं क्लास में आपदा प्रबंधन समेत गृह विज्ञान की किताबें स्टूडेंट को नहीं मिल पाई हैं। किताबें अभी पब्लिश ही नहीं हुई हैं क्योंकि सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसलिए पुरानी किताब से पढ़ाया गया है। जैसे एक किताब जो है जैसे गृह विज्ञान का है या जो है वो आपदा प्रबंधन का, तो इसमें जो है कुछ इसमें परिवर्तन किया जा रहा है, सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप ही जो है अभी तक वो किताब जो है प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, यही मेरा कहना है। एक बड़ी खबर देहरादून से है। विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीदों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के परिवार वालों का सम्मान किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। देहरादून के गांधी पार्क की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही शहीदों के परिवारीजनों से मुलाकात की, उनको सम्मानित भी किया। इंदिरा बीजेपी ऑफिस का नजारा बदला सा नजर आ रहा है। प्रदेश पदाधिकारियों की ड्यूटी फिक्स क्या हुई है? पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने हलचल तेज कर दी है। जो अधिकारी लोगों या फिर कार्यकर्ताओं के काम नहीं किया करते, अब वो शिकायत लेकर सीधे पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऑफिस में प्रदेश पदाधिकारी अब 2 दिन बैठने लगे हैं। हर पदाधिकारी को 2 दिन पार्टी ऑफिस में हाजिरी लगानी ही होगी। शुक्रवार से नियम का पालन दिखना शुरू हुआ। पार्टी ऑफिस में बीजेपी के वो कार्यकर्ता भी नजर आए जो सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, लेकिन उनके काम वहां बन नहीं पा रहे। प्रदेश पदाधिकारियों के पास अपनी अपनी शिकायत और काम लेकर कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। पदाधिकारी कहते हैं कि पार्टी ऑफिस में निर्धारित दिन बैठने से लोगों की समस्या पता चलती है, कहां कमी है, क्या किया जा सकता है और लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। अब वो चाहे संगठनात्मक दृष्टि से कोई समस्या हो, चाहे सरकारी तंत्र के विषय में कोई। शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली और प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान को पार्टी ऑफिस में बैठना था, तो वो दिन भर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हुए दिखे। सामान्यतः कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, कुछ आम जन सरोकारों की समस्याएं भी होती हैं और सुझाव होते हैं संगठन के प्रति आगामी चुनाव को लेकर या किस प्रकार हमारे संगठन का काम बढ़े, सरकार को हम क्या सुझाव, एक कार्यकर्ता सुझाव दे सकता है, इस प्रकार की भी।
अब चुनाव करीब है तो संगठन की भी कोशिश है कि प्रदेश पदाधिकारियों की भी एक्टिविटी और संपर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसीलिए नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।